आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार लाल जी, बिहार राज्य बीज निगम के एमडी आलोक रंजन घोष जी, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर अभिषेक जी, अमित कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी शैलेंद्र जी और सभी पत्रकार बंधुओं मित्रों, आज से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है। प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पर रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। तो जो मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का, धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन
जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है। बीज उत्पादन को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। हम सब लोगों ने कई बैठकें की हैं, उच्च स्तरीय बैठकें की हैं, और उन उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज। तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए, और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके, और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है, और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है। यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है, और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है, एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए मसूर फसल का भी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 3.66 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रति प्रत्यक्षण 3600 रुपये के साथ ही 2000 रुपया प्रति एकड़ रुपये नगद अनुदान सहायता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे दलहन के फसल हैं अलग अलग, उन फसलों के उत्पादन, बीज की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था, और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो NCCF नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो NCCF को ये निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो MSP होगा, और दालों का MSP भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया है। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो
दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि एमएसपी में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद हैं। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो एनसीसीएफ है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचूं कहाँ। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उसे ज़्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो। और हम सब लोग देखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए। और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं। और अभी तक लगभग 30,000 के करीब किसान, लगभग 32,000 अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों की जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और एक प्रेस नोट आपके सामने दिया गया है, उसमें डिटेल चर्चा है। प्रति एकड़ 10 लीटर और प्रति लीटर 75 रुपये के हिसाब से ये डीजल अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी कठिनाई नहीं हो, इस दिशा में सरकार सतत प्रयत्नशील है। एक बहुत ही किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय कोल्ड स्टोरेज का होता है, क्योंकि फसलों का जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पाद को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा काम होता है। चाहे वह आलू हो, चाहे अन्य फसल हो, सब्जी हो, फल हो, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे
उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट लगा के सौर ऊर्जा के लिए हम लोग दे रहे हैं, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको बिजली की खपत की खपत कम हो और आने वाला जो बिल है, खर्च है, वो कम हो सके। एक और महत्वपूर्ण काम की तरफ हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर सब्जियों की भी अच्छी खेती होती है, फल स्थानीय स्तर पर भी अच्छे मात्रा में पैदा किए जाते हैं। तो फल और सब्जियों की जब बहुतायत मात्रा में उपलब्धता हो जाती है तो किसानों को उचित दाम जितना मिलना चाहिए बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण कठिनाई होती है। तो स्थानीय स्तर पर बाजारों में 10 मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का भी माइक्रो कूल चैम्बर की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर भी किसानों को अपने उत्पादों को कुछ दिन के लिए, जैसे आज सब्जी पैदा किए 4 दिन तक सब्जी को सुरक्षित रखना है, आज बाजार में नहीं बिका, तो वैसे सभी किसानों को सहायता और सहयोग देने के लिए इस तरह के माइक्रो कूल चैम्बर के भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। राज्य में, हमारे राज्य में बागवानी का विकास हो और जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसमें इस बात को विशेष जोड़ दिया गया है कि गांव की बागवानी हमारे गौरव की कहानी। तो एक समय हम लोगों का भी था जब हम लोगों ने देखा है कि गांव में बड़ी बड़ी बागवान दिखाई पड़ते थे, बागान दिखाई पड़ते थे, बगीचे होते थे। उनकी संख्या में निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में कमी आई है। तो फिर से बागवानी दिखाई पड़े, बागान दिखाई पड़े, बगीचे दिखाई पड़े, इसके लिए राज्य की सरकार ने इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में योजना बनाया है कि हम खेतों को क्लस्टर में 25 एकड़ तक का क्लस्टर बनाएंगे और उसमें अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ऐसे उत्पादों को लगाने का, ऐसे फसलों को लगाने का, ऐसे पेड़ों को लगाने का जो फल आते हैं और जिनका अच्छा दाम भी किसानों को मिलता है, तो ऐसे बगीचे लगाए जाए जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो और बागवानी भी बढ़े। तो इसके लिए 25 एकड़ का क्लस्टर बना के सभी 38 जिलों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान की अभिरुचि और जो वहाँ की अनुकूल जलवायु है उसके अनुसार जो वो लगाना चाहे फसल या फल के पेड़, वो उस स्थान के भौगोलिक जल परिस्थितियों, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में वो उसका उत्पादन करें। जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब हर कार्य में आधुनिकता जुड़ गया है और आधुनिक तरीके से हम जितना भी कोई काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम दे पाते हैं। उसी तरीके से कृषि में भी अब जितनी आधुनिक तरीके अपनाए जा रही हैं उससे हम जितने बिहार के किसानों को जोड़ पाएंगे, हम उनको अधिक लाभ दिला पाएंगे, उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बिहार में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है और इस 24-25 के वर्ष में 82 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और इस योजना अंतर्गत अभी तक किसानों को करीब 26 करोड़ 31 लाख लगभग रुपए अनुदान राशि के दिए जा चुके हैं और पूरे राज्य में अभी तक 26,793 कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। तो जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जिन उपकरणों के
उपयोग से किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। वैसे सभी यंत्रों की उपलब्धता किसानों को राज्य की सरकार के तरफ से कराई जा रही है। अभी विगत दिनों में मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं और बिहार के विभिन्न जिलों में जाता हूं, तो बड़ी संख्या में किसान हमसे मिलते हैं और किसानों का एक बड़ा आग्रह मेरे सामने पिछले कुछ महीनों में आया है। हालांकि उस दिशा में राज्य की सरकार पूर्व के कुछ वर्षों से लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। वो मांग ये हो रहा है कि किसान फसल तो लगाते हैं, किसान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ लगाते हैं, दलहन की कई किस्मों का उत्पादन करना चाहते हैं। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा समस्या आज ये हो गया है, जो हमको किसान बताते हैं, कि राज्य में विभिन्न जिलों में घोड़पड़ास और जंगली सुअर उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं, क्योंकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में, तो घोड़पड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार, जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोड़पड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूँकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोड़पड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोड़पड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोड़पड़ास हो गए हैं। उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हजार हो गई है। ये एक जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक से उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें, और इसीलिए इन चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और अगले 2 सप्ताह के बाद सेकेंड हाफ में बैठक, आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद से राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें, उस पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, ताकि किसान जो मुझसे बार बार मिलके इतनी बड़ी समस्या की चिंता व्यक्त करते हैं और नुकसान की चर्चा करते हैं, किसानों को नुकसान से हम बचा सकें। तो कुल मिला के कृषि विभाग के कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, मैंने उसकी चर्चा की। ऐसे कृषि इतना व्यापक क्षेत्र है कि कृषि विभाग के जो कार्यक्रम चलते हैं वो भी उतने ही व्यापक होते हैं। जैसे पेड़ के बहुत सारी तना होती हैं, उसी प्रकार से कृषि विभाग का भी बहुत तना होता है, और बहुत तरीके से, कई तरीके से किसानों को हम सहयोग करते हैं, किसानों को मदद करते हैं। और हमारा मानना ये है कि यदि बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है तो किसानों को समृद्ध करना होगा, और किसानों को समृद्ध करना है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना होगा। तो राज्य सरकार बहुत सतत तरीके से
बिहार के किसानों को हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। इतनी कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देनी थी। बाकी और मैंने जैसा कहा बहुत सारा काम, मैंने कहा कि कृषि विभाग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहा है और इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कहा बहुत सारे कार्यक्रम हैं, समय समय पर उसकी जानकारी भी आप सब लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से दी जाती है। लेकिन आज ये प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है उसकी जानकारी आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा वही प्रश्न है कि इसमें प्लानिंग में क्या है, जैसे आप 7 शूटर की भी बात कर रहे हैं इस रिलीज में है, तो व्हाट इज द प्लानिंग? आई मीन विल यू गो एंड किल देम और व्हाट? देखिए, संख्या को नियंत्रित करना होगा, संख्या को कम करना है। तो संख्या को कम करने के लिए निश्चित रूप से हम उन सारे प्रयासों को कर रहे हैं जो संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है और इसके लिए 4 विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसमें कृषि विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, गृह विभाग। तो किसान जो उत्पादन कर रहा है और किसान परेशान है, तो यदि खेत में कुछ पैदा हो रहा है और कल बचे ही नहीं और जंगली जानवर आके उसको खराब कर रहे हैं, तो उसकी संख्या को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। मंत्री जी, घोरपरास और सुअर का व्यवस्था तो आपने किया है, लेकिन बहुत जगह बंदरों का आतंक, उससे भी फसल क्षति हुई, उसके लिए क्या कार्य योजना है? आपके सुझाव के आलोक में मैं विभाग में चर्चा करूंगा। मंत्री जी, घोरपरास को रोकने के लिए कई योजना भी शुरू की गई थी, घेराबंदी वगैरह, वो फेल हो गया। इसके बाद अब कैसे करेंगे? नहीं, आप देखिए, आपने जो बातें कही वो सारे प्रयास अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जो प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कर रहे हैं, इसके पूर्व में भी प्रयास हुए हैं और उसके कुछ परिणाम भी बहुत अच्छे दिखाई पड़े हैं। जैसे वैशाली जिले में बहुत अच्छा परिणाम दिखाई पड़ा है और वहाँ के किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो अंतिम उद्देश्य तो हमको ये है कि हम कैसे किसान कृषि योग्य भूमि पे हम कृषि उत्पाद अधिक से अधिक कर सके और किसानों को राहत दिला सके। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा सब तरह का काम करेंगे। सर, पिछले दिनों कृषि विभाग ने कहा था कि उसके मांस को लेकर के, उसके दूध को लेकर के रिसर्च विभाग कर रहा है कि उसकी और कुछ मार्केटिंग और हो सके, ऐसा कुछ प्लानिंग था, फिर मारने का सोच के? किसान, मैंने कहा चारों तरफ जाने पे किसान एक ही बात कहते हैं। मैं कहता हूँ बहुत तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही है। कहता है कि मंत्री जी सब सुविधा एक तरफ, ये जंगली जानवर सबसे बचा दीजिए। मंत्री जी, ये किसान बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मंत्री जी, फसल क्षति जो पशुओं के द्वारा की जाती है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति का भी कोई योजना है क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो वन विभाग की तरफ से उसका कुछ प्रावधान है। नया सर्कुलर सर, इसमें एक सवाल है सर कि 2,95,000 घोरपरास हैं और सुअरों की संख्या बताया था, ऐसे कितने ये संख्या, हाँ, मारे जाने वालों की संख्या है क्या रिपोर्ट? नहीं, ऐसी संख्या प्रतिवेदित हुई है अभी। देखिए, क्या ये तो घूमने वाला जीव है ना, कोई एक जगह स्थिर थोड़े, घुमंतु जीव है। ये अनुमानित संख्या, मैंने इसीलिए जब मैं शुरू में बोल रहा था उसी वक्त मैंने शब्द बोला, ये अनुमानित है। ये घुमंतु जीव होते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक ही ब्लॉक में रहते हैं, कई जिला पार कर जाएंगे इधर से उधर। सर, आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे जीआई टैग हैं, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए आप लोग का मतलब, क्योंकि बहुत बार सुनने में आता है कि वो शाही लीची जो है कहीं दूसरे कंट्री में गया, फिर क्वालिटी कुछ सब स्टैंडर्ड रहा तो रिटर्न हुआ कुछ ऐसा या डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? एक्सपोर्ट जो कि जीआई टैग आपका जो प्रोडक्ट नहीं, जैसे जो हमारा जीआई टैग मान लीजिए मखाना है, लीची है, तो जर्दालू आम है, तो ऐसे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी आम महोत्सव लगाया गया, राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया, माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ से लगाया गया, उसमें भी राज्य सरकार और हमारे विभाग ने पूरा हिस्सा लिया। उसके अलावे आप देखे होंगे अभी मखाना महोत्सव हम लोगों ने किया।
तो इन सारे कार्यक्रमों को करने का मकसद ही होता है कि किसानों को उत्साहित करना, उनको बाजार उपलब्ध कराना और बाजार जो मार्केटिंग करते हैं उनको किसानों के साथ जोड़ना। और इसी के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मैंने बात की है। और बिहार में अभी तक कोई एक्सपोर्ट का कार्यालय नहीं था, बनारस में कार्यालय है जहां से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। तो एपिडा का कार्यालय, आप पत्रकार मित्रों ने अभी 4-6 दिन पहले मैंने कहा था, उसको आप लोगों ने प्रकाशित भी किया था। एपिडा का कार्यालय पटना में खुले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संपर्क में हूँ, ताकि किसान हमारे अधिक से अधिक उत्पादों को निर्यात कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सके। मंत्री जी, एक सवाल है, डीजल अनुदान से 150 करोड़ रुपया तो आप लोग स्वीकृत किए थे, 32,000 किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभी तक कितनी राशि बांटी गई है और कितने किसानों को राशि दी गई है, इसका कोई आंकड़ा? देखिए, मैंने कहा आपको 26 जुलाई, आज से लगभग 10 दिन पहले इसका पोर्टल खुला है। अभी पोर्टल खुलने के बाद किसानों ने आवेदन देना शुरू किया है। मैंने बताया लगभग 32,000 आवेदन हमारे पास आए हैं। जब आवेदन आता है तो उसको जांच करके, उसको स्वीकृत करके फिर उसको भुगतान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो अभी 10 दिन अंदर शुरू हुई है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने अद्यतन जो जानकारी अभी लिया है, ये तेजी से बढ़ेगा अभी, क्योंकि जब कोई रसीद जमा होता है बिना जांच के भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, 12-13 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है। ये तेजी से जैसे जैसे रसीद जमा होगा, जांच होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। मंत्री जी, 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की कार्रवाई कब तक प्रारंभ की जाए? नहीं, ये बहुत ओपन है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने राज्य के अधिकतर कोल्ड स्टोरेज मालिक उसमें आए थे। कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ हमने बैठक की और अन्य उद्यमी भी जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी आए थे। और ये खुला ऑफर है कृषि विभाग की तरफ से, कोई भी जो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता हो, मैं आज आपके माध्यम से भी फिर एक बार बिहार के उन 12 जिलों के किसानों से या कोल्ड स्टोरेज लगाने वाले कोई व्यवसायी उससे जुड़ना चाहें, सभी से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि आप उन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए आवेदन दीजिए। कृषि विभाग, बिहार सरकार आपको पूरी मदद करेगा। 50% अनुदान देना है। 2 तरह के कोल्ड स्टोरेज खोले जाते हैं, 100 मैट्रिक टन और 200 मैट्रिक टन के। तो जिस तरह का वो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहेंगे हम उनको सहयोग करेंगे। सर, एक सवाल है सर, धान रोपने से जो 80% हुआ है, तो ऐसे कौन 5 जिले हैं जहां सबसे अच्छी धान रोपनी हुई है? ऐसे 5 जिले कौन है जहां सबसे कम धान रोपनी हुई है? आप पूरा मेरा परीक्षा ले रहे हैं कृषि मंत्री। नहीं, पहले एक तो जवाब दे देना ना, एक जवाब देंगे हम, खाली हेल्थ का जवाब नहीं देते, एग्रीकल्चर का भी जवाब देंगे। अरे भाई, पहले को धान वाला बोले नहीं, सबसे एक मिनट भाई, प्रश्न ये था सर्वाधिक 5 वो जिले जहां अधिक रोपनी हुई और वैसे 5 जिले जहां कम रोपनी हुई, ये पूछा गया। तो कटिहार में 107%, सहरसा में 101%, किशनगंज में 100.75%, गोपालगंज में 100.58% और अररिया में 100.52%। ये 5 जिले टॉप वाले हो गए। अब नीचे वाला भी लिख लीजिए। जमुई 46.60, बांका 49.62, गया 57.44, नवादा 58.42, औरंगाबाद 58.55। नीचे से 5 वाले ही हैं। अब जर्दालू आम बोलिए। सर, जैसे बिहार में लीची और जर्दालू आम जो भी फल वाली फसलें हैं, उस पे क्या MSP देने पे आप विचार कर रहे हैं? जैसे दूसरे राज्यों में है, सेब की फसल सरकार एक MSP देती है, बिहार। आपके सुझाव को मैं अपने विचाराधीन विषयों में रखता हूँ। सर, MSP सही है कि धान का जो तय किया गया है MSP, उसमें जिनको खरीदने के लिए कहा जाता है सरकार की तरफ से, वही लोग बीच में दलाल पैदा करके और किसान से 400 से 500 रुपए कम करके खरीदवा देते हैं और फिर वो टैक्स के माध्यम से अपना बीज का कमाई कर लेते हैं।
इसके लिए सरकार क्या नहीं, ऐसा किसी भी करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई हमेशा करती है और यदि कोई ऐसा करता है इसकी सूचना हमें नहीं तो सूचना मिले हमें या सहकारिता विभाग को, चूंकि मुख्यतः इस काम में सहकारिता विभाग रहता है। ठीक है कि कृषि उत्पाद जो उत्पादित होता है वह हमारे विभाग से जुड़ा होता है, बट उसका जो खरीदने का काम होता है वह सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुल मिला के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के संदर्भ में ऐसी जानकारी मिलती है सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी।